Hi guys, today we are going to solve a MCQ based model test paper which includes 20 questions with explanation. It will help you to prepare for upcoming competitive exams. But if you want to take maximum benefit of this, so please pause this video for a moment and get ready with a notebook along with pen or pencil and solve this test paper by yourself. Note down its answers and cross check it with solution sheet given at the end of this video. So let's get started. The first question is, what is the function of tube housing around X-ray tube? Option A, produce electric shock. Option B, help in image formation. Option C, minimize radiation leakage. Option D, keep heat inside the glass envelope. यहाँ पूछा गया है एक्सरे ट्यूब की ट्यूब हाउसिंग क्या कार्य परफॉर्म करती है और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी, मिनिमाइजेस रेडिएशन लीकेज। एक्सरे ट्यूब का वह हिस्सा जो हमें बाहर से दिखता है ट्यूब हाउसिंग कहलाता है। ट्यूब हाउसिंग का अंदरूनी हिस्सा लेड शील्डेड होता है विच एटेन्यूएट एक्सरे इमिटेड इन अदर डायरेक्शन एक्सेप्ट थ्रू द विंडो। रेडिएशन लीकेज को मिनिमाइज करने के अलावा यह अन्य कार्य भी परफॉर्म करता है लाइक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन एंड फिजिकल प्रोटेक्शन। Question number second. What instruction should be given to a patient after barium anemia examination? Option A, drink plenty of fluids. Option B, don't drink fluid for 5 hours. Option C, don't monitor bowel movement. Option D, don't take laxative. यहाँ पूछा गया है कि बेरियम अनीमा एग्जामिनेशन के बाद पेशेंट को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। बेरियम अनीमा एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूडिंग रेक्टम का यूजिंग लिक्विड सस्पेंशन कॉल्ड बेरियम सल्फेट, जिसको हम कॉमनली बेरियम भी कहते हैं। इस एग्जामिनेशन के बाद पेशेंट को अधिक मात्रा में फ्लूइड लेने को कहा जाता है टू हेल्प मूव बेरियम थ्रू द बावल। बट अगर पेशेंट को कंस्टिपेशन की शिकायत है तो उसे लक्सेटिव लेने को भी कहे जाते हैं टू हेल्प रिलीव प्रेशर इन द बावल। Question number third. 10-day rule is applicable in option A, HSG, option B, MRI, option C, Doppler, option D, ultrasound। यहाँ पूछा गया है किस इन्वेस्टिगेशन में 10-day रूल एप्लीकेबल है और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, HSG। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता जहां आयनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। Therefore, International Commission on Radiological Protection stabilizes 10-day rule to minimize potential harm to pregnant women. The basis of the rule was to do abdominal and pelvic X-ray examinations only during 10 days following the onset of menstruation. Because organogenesis starts 3 to 5 week post conception, अगर अर्लियर प्रेगनेंसी में फीटल को कोई एक्सपोजर डोज लगता है तो उससे मालफॉर्मेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर फीटल डोज 500 मिलीग्रे से एक्सीड करता है तो हमें सिग्निफिकेंट फीटल डैमेज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4. पैटर्न ऑफ ब्लड इज एग्जामिन्ड इन अल्ट्रासाउंड बाय ऑप्शन नंबर ए, ग्रेडियंट, ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर, ऑप्शन नंबर सी, इलास्टोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी, स्काईलाइन व्यू। यह पूछा गया है कि अल्ट्रासाउंड में ब्लड फ्लो के पैटर्न को कैसे एग्जामिन किया जाता है और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, डॉपलर। डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेजिव एंड नॉन आयोनाइजिंग स्टडी है जहां ब्लड वेसल में ब्लड के फ्लो की जांच होती है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड मुख्यतः आर्टीरियल अक्लूजन, डीवीटी, कैरोटाइड आर्टरी स्टेनोसिस और हार्ट के फंक्शन को चेक करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5. मिसाइल इफेक्ट इज शोन बाय ऑप्शन ए, फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी, आयरन रॉड, ऑप्शन सी, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन डी, ऑल द अबव। यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मिसाइल इफेक्ट को शो करता है और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। आप सभी को पता है दैट एमआर हैज़ ए स्ट्रॉन्ग स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ 1 to 3 टेस्ला होती है या इससे अधिक भी हो सकती है। इसीलिए अगर आप एक्सीडेंटली किसी फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को या किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को एमआर रूम तक ले जाते हैं तो एमआर का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसको बहुत तेज़ गति से अपनी ओर खींच लेगा। इसी को हम मिसाइल इफेक्ट या प्रोजेक्टाइल इफेक्ट कहते हैं। मुंबई में हुआ दुखद हादसा आपको याद होगा जहां एक रेडियोग्राफर की मौत हो गई थी। अगर आप एमआर रूम में पोस्टेड हैं तो प्लीज़ आप पेशेंट की स्क्रीनिंग जरूर कीजिएगा फॉर एनी मेटेलिक इम्प्लांट
इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, ट्रॉली, व्हील चेयर या आईवी स्टैंड या किसी भी प्रकार का कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट एमआर रूम तक नहीं पहुंचना चाहिए, ताकि आप इस तरह के हादसों को टाल सकें। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेप एब्सेंट इन ऑटोमेटिक प्रोसेसर। ऑप्शन ए फिक्सिंग, ऑप्शन बी वॉशिंग, ऑप्शन सी रिंसिंग, ऑप्शन डी ड्राइंग। यहाँ पूछा गया है ऑटोमेटिक प्रोसेसर में कौन सा स्टेप एब्सेंट होता है, और यहाँ सही विकल्प है ऑप्शन सी रिंसिंग। ऑटोमेटिक प्रोसेसर में मुख्यतः 4 स्टेप होते हैं: डेवलपिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग, ड्राइंग। यहाँ रिंसिंग को नहीं रखा जाता जैसे मैनुअल प्रोसेसिंग में देखने को मिलता है, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेसर में स्क्वीजिंग रोलर होते हैं जो एक्सेसिव डेवलपर सॉल्यूशन को स्क्वीज कर लेते हैं ताकि डेवलपर फिक्सर मिक्स ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द केमिकल सब्सटेंस दैट किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ऑप्शन ए एंटीसेप्टिक, ऑप्शन बी वेट वाइप, ऑप्शन सी डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन डी क्लोरोफॉर्म। यहाँ पूछा गया है कि कौन से केमिकल सब्सटेंस पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारते हैं। यहाँ सही विकल्प है ऑप्शन सी डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन को इनएक्टिवेट या डिस्ट्रॉय करता है। इट कुड बी अल्कोहल बेस्ड लाइक इथेनॉल 75% which is used for sanitization, dilute bleach solution, peroxide, phenol derivative, chlorine derivative, aldehyde derivative which is a high level disinfectant। आपको यह बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा that every 1 square inches of human skin there are more than 6 lakh bacteria, but most bacteria are harmless to human। Question number 8, a patient having CT scan of abdomen after injecting IV contrast, the patient complain of nausea and having breathing problem. What type of shock patient is experiencing? Option A cardiogenic, option B septic, option C anaphylactic, option D neurogenic। इस सवाल में पूछा गया है कि अगर किसी पेशेंट का सीटी स्कैन एब्डोमेन हो रहा है, आईवी कंट्रास्ट देने के बाद अगर पेशेंट को वोमिटिंग की और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो पेशेंट किस तरह के शॉक को एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी एनाफाइलेटिक। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है जहां पेशेंट का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करना होता है। रिएक्शन को रिवर्स करने के लिए डॉक्टर एपिनेफ्रिन का भी इस्तेमाल करते हैं। यदि सही समय पर पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है। इसीलिए कंट्रास्ट स्टडी करते समय पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट कहीं अस्थमेटिक तो नहीं है या उसे कंट्रास्ट रिएक्शन की कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है। इसके साथ साथ आपको इमरजेंसी ड्रग ट्रे को भी रेडी रखना है ताकि इस तरह की सिचुएशन को मैनेज किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पोजीशन व्हेन पेशेंट लाई फ्लैट ऑन देयर बैक एंड द हेड इज लोअर देन द फीट। ऑप्शन ए लैटरल डेकुबिटस, ऑप्शन बी टेंडलनबर्ग, ऑप्शन सी फ्लावर, ऑप्शन डी शिम्स। इस सवाल में पूछा गया है कि अगर कोई पेशेंट अपने पीठ के बल लेटा है और उसकी हेड की पोजीशन उसकी फीट की पोजीशन से नीचे है या लोअर है, तो इस तरह की पोजीशन को हम क्या कहते हैं। इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी टेंडलनबर्ग पोजीशन। टेंडलनबर्ग एक सर्जिकल पोजीशन है जहां पेशेंट टेबल पर सुपाइल लेटता है with his feet raised higher than his head। It was named after German surgeon Friedrich Trendelenburg। यह पोजीशन एब्डोमिनल एंड पेल्विक सर्जरी करने में बहुत सहायक है, जैसे कोलोरेक्टल, गायनोकोलॉजिकल एंड जेनिटो-यूरिनल सर्जरी। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू ट्रीट हाइपोवोलेमिक शॉक टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 10, रियल टाइम इमेजिंग मॉडलिटी इज ऑप्शन ए एमआरआई, ऑप्शन बी कैट स्कैन, ऑप्शन सी पैट स्कैन, ऑप्शन डी अल्ट्रासाउंड। यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रियल टाइम इमेजिंग मॉडलिटी है। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव का इस्तेमाल होता है टू कैप्चर लाइव इमेजेस। क्योंकि यहाँ आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए अल्ट्रासाउंड को प्रेगनेंसी के दौरान डेवलपिंग फीटस को देखने के लिए सबसे अधिक सुरक्षित और पसंदीदा टेस्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन एक्सरे इमेजिंग सिस्टम नॉइस इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शन ए स्कैटर्ड एक्सरे हिटिंग द रिसेप्टर, ऑप्शन बी नंबर ऑफ एक्सरे हिटिंग द रिसेप्टर, ऑप्शन सी एनर्जी ऑफ एक्सरे हिटिंग द रिसेप्टर, ऑप्शन डी टिश्यू कंट्रास्ट। इस सवाल में पूछा गया है कि एक्सरे इमेजिंग सिस्टम के अंदर
जो नॉइज़ देखने को मिलती है वो किस वजह से होती है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, स्कैटर्ड एक्सरे हिटिंग द रिसेप्टर। In X-ray imaging system, scattered X-ray is considered one of the main reason for image quality degradation, and the final image we get will lack contrast as well as detail. Image noise is directly proportional to the number of detected X-ray photon by receptor. The presence of noise due to random distribution of X-ray photon in X-ray imaging system is generally known as quantum noise, and it can be reduced by increasing MAS. Question number 12. X-ray tube is made up of A. Platinum, B. Plaster, C. Pyrex glass, D. Iron. इस सवाल में पूछा गया है कि एक्सरे ट्यूब किस चीज़ की बनी होती है और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी, पायरेक्स ग्लास। एक्सरे ट्यूब का ग्लास एनवलप पायरेक्स ग्लास का बना होता है विच इज़ बेसिकली बोरोसिलिकेट ग्लास, जो एक्सरे ट्यूब में जनरेट होने वाली हाई हीट एनर्जी को टॉलरेट कर सकता है। और ग्लास एनवलप हाईली इवैक्यूएटेड और सील्ड होता है ताकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न ना हो और जिससे एक्सरे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 13, कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। ऑप्शन ए पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी पेरिटोनियम, ऑप्शन सी प्लूरा, ऑप्शन डी सीरस। लंग्स की कवरिंग मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी, प्लूरा। Pleura is consist of two-layer membrane that covers each lung. The layer are separated by a small amount of viscous lubricant known as pleural fluid. There are a number of medical conditions that affect pleura like pleural effusion, collapsed lung and cancer. अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब लगी है तो ऐसे पेशेंट का आपको हमेशा चेस्ट एक्सरे इरेक्ट व्यू में करना है क्योंकि डॉक्टर यहाँ ड्रेनेज ट्यूब की पोजीशन और फ्लूइड लेवल देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ओम इज अ यूनिट ऑफ ऑप्शन ए रेडिएशन, ऑप्शन बी पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यहाँ पूछा गया है कि ओम किसकी यूनिट होती है और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध या रुकावट। सो बाय डेफिनेशन रेजिस्टेंस इज मेजर ऑफ अपोजिशन टू करंट फ्लो इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रीक लेटर ओमेगा। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यहीं से हमें इक्वेशन मिलती है V इज इक्वल टू आई आर, वेयर V इज वोल्टेज, I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस। Question number 15, the only movable bone of skull. Option A mandible, option B maxilla, option C scaphoid, option D sphenoid. इस सवाल में पूछा गया है कि स्कल की वो कौन सी एकमात्र मूवेबल बोन है, उसका नाम बताइए। इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए मैंडिबल। मैंडिबल ह्यूमन स्कल की एकमात्र बोन है जो मूवेबल होती है। इसके साथ साथ यह स्कल की लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होती है। मैंडिबल इज कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, अ बॉडी एंड टू रामी। इट आर्टिकुलेट्स विथ surrounding bone via a synovial joint known as temporomandible joint. Question number 16. The bile is secreted by the organ known as option A kidney, option B pancreas, option C liver, option D stomach. यहाँ पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गन बाइल सिक्रेट करता है। यहाँ पर सही विकल्प है ऑप्शन सी लीवर। बाइल जूस डाइजेस्टिव जूस होता है जिसका उत्पादन लीवर करता है। It is stored and concentrated in gallbladder. Its main function is to convert fats in food into fatty acids. यह शरीर से टॉक्सिन निकालने में भी मदद करता है। Bile also stimulate bowel movements. Question number 17. In which year did Thomas Edison invent fluoroscopy? Option A 1913, option B 1895, option C 1896, option D 1921. इस सवाल में पूछा गया है किस वर्ष में थॉमस एडिशन ने फ्लोरोस्कोपी को इन्वेंट किया था और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी 1896। आप सभी जानते हैं 8 नवंबर 1895 में विल्हेम कॉनराड रोएंटगन ने एक्सरे की खोज की थी और उन्होंने एक लेख भी प्रकाशित किया था जिसका नाम था ऑन ए न्यू काइंड ऑफ रे। इसके बाद मानो एक्सरे को लेकर साइंटिस्ट कम्युनिटी में एक होड़ सी लग गई।
थॉमस एडिसन भी अपने कंट्रीब्यूशन के लिए इस दौड़ में शामिल हो गए। उन्होंने 800 से भी अधिक सब्सटेंस को एक्सरे से एक्सपोज करा के देखा और पाया कैल्शियम टंगस्टन फ्लोरोसेंट मोस्ट ब्राइटली विच लीड टू इन्वेंशन ऑफ फ्लोरोस्कोपी। क्वेश्चन नंबर 18, डेवलपर सोल्यूशन कंटेन्स ऑप्शन ए सिल्वर हैलाइड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्विनोन, ऑप्शन सी सोडियम अल्म, ऑप्शन डी थायोसल्फेट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है डेवलपर सोल्यूशन में क्या होता है। इस सवाल का सही विकल्प है ऑप्शन बी हाइड्रोक्विनोन। डेवलपर सोल्यूशन में हाइड्रोक्विनोन पाया जाता है जो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा डेवलपर में एक्टिवेटर, प्रिजर्वेटिव, एंटीफोगिंग एजेंट भी होते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, केवल ऑटोमेटिक प्रोसेसर के डेवलपर में ग्लूटाराल्डिहाइड नामक हार्डनिंग एजेंट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 19, वोल्टेज ऑफ सेफ लाइट इज ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 100। यहाँ पूछा गया है सेफ लाइट कितने वोल्टेज की होती है। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी 15। Safe light provides illumination in dark room without affecting light sensitive emulsion layer of radiographic film. It should be kept at a distance of 4 feet or 1.2 meter from loading bench. Question number 20. What is used to decrease scattered radiation? Option A air gap technique, option B grid, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इस सवाल में पूछा गया है स्कैटर्ड रेडिएशन को कम करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है और इस सवाल का सही विकल्प है ऑप्शन सी बोथ। जब एक्सरे फोटोन पेशेंट की बॉडी से इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ ट्रांसमिट हो जाते हैं और तो कुछ स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्कैटर्ड एक्सरे इमेज की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं एंड इट क्रिएट नॉइस इन द इमेज। इसे कम करने के लिए हम ग्रिड या एयर गैप टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ग्रिड इज प्लेस बिटवीन पेशेंट एंड द इमेज रिसेप्टर। इट इज कंसिस्ट ऑफ लैड स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय एक्सरे ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एयर गैप टेक्निक में फिल्म और पेशेंट के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाता है, मतलब फिल्म टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि स्कैटर्ड एक्सरे फिल्म तक ना पहुंच सके। लेकिन इसके हमें दो नुकसान देखने को मिलते हैं। पहला इमेज मैग्नीफिकेशन, दूसरा इंक्रीज पेशेंट एक्सपोजर डोज। बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।